तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 के बारे में, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर ऐसा है जो आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, शुरुआत से करते आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है इसमें, सारी की सारी वही चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ है उसको संरक्षित करना जो है कंजर्वेशन बोला जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ को संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ ना कुछ उसके कुछ फ़ायदे होंगे, ताकि हम उसको बचा के रखना चाहते होंगे। कोई अच्छा खाना होता है, कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम उसका बड़ी केयर करते हैं, उसको बचा के रखते हैं। सेम चीज़ आपके नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में है। नेचुरल रिसोर्सेज के हम लोगों को इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम जो है इसको बचा के रखना चाहते हैं। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कंजर्वेशन के रूप में कहलाती हैं। तो सबसे पहली बात कि संरक्षण के विचार की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो इंडिया में तो जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जो विचारधारा ये काफ़ी जो है पुरानी है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा नया है। पहले जो है अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन कम थी और मनुष्य की जो ज़रूरतें होती थी वो भी काफ़ी कम हुआ करती थी। जो टेक्नोलॉजी थी वो भी काफ़ी निम्न स्तरीय होती थी। तो एज ए रिज़ल्ट लोगों को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनका बहुत कम में काम चल जाता था। लेकिन विद टाइम क्या हुआ, उस पुराने टाइम पे कोई कंजर्वेशन की बात ही नहीं करता था, क्योंकि सोचा ही नहीं था कि कभी इन चीज़ों को भी संरक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन विद टाइम जो है वो परिस्थितियाँ बदली, और वो परिस्थिति किन कारणों से बदली। सबसे पहले तो आपकी जनसंख्या विस्फोट, यानी कि जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ी, लेकिन आपके रिसोर्स उसी गति से नहीं बढ़ पाए। दूसरी बात यह कि तकनीकी और औद्योगिक क्रांति के आने से जो है संसाधनों के दोहन की जो स्पीड है, जो यूज़ करने की जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ गई। जो काम पहले बहुत धीरे धीरे होता था वो काम अब बड़ी फटाफट होने लग गया। तो एज ए रिज़ल्ट उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने लगी और लोग ज़्यादा रिसोर्सेज का उपयोग भी करने लगे। नेक्स्ट बात आई भौतिकवादी जीवन शैली और संसाधनों का कुप्रबंधन। भौतिकवादी जीवन शैली का क्या मतलब है कि हम लोग जो है अब सारे के सारे आराम प्रस्त जीवन व्यतीत करने में जो है विश्वास करते हैं। इस वजह से क्या हुआ, जितना ज़्यादा मनुष्य जो है रेस्ट की तरफ या सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ चलता जाएगा, वैसे वैसे उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। जैसे पहले लोगों को मोटापे की कोई समस्या नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग मोटे भी हो रहे हैं और उसके बावजूद जो है वो उनको न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा। ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है। ये बात तो सुनी होगी कि भाई पतला आदमी है उसको न्यूट्रिशन नहीं लग रहा, उसको वो जो है मेल नरिश्ड है, लेकिन जिसका ओवर वेट है वो उस आदमी में भी न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा। रीज़न क्या हो रहा है, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हुई। दूसरी बात क्या हुई कि संसाधनों का कुप्रबंधन। कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाती है, कोई भी चीज़ के ऊपर जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो मिसमैनेजमेंट की कंडीशन होती ही होती है। तो सेम चीज़ संसाधनों के साथ भी हुई। तो इन सारी चीज़ों ने जो है मनुष्य को ये सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया कि अगर यही सारी कंडीशन अगर ऐसी होती रही तो भविष्य में जो अभी वो संसाधनों का उपयोग कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, वो उसको भविष्य के लिए नहीं मिलने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन की जो है मतलब क्या है। तो भूगोल में जो है मानव रहित भूदृश्य की जो है वो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। प्राकृतिक उपहार जो है वो मनुष्य के उपयोग के लिए होते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आर्थिक विकास के द्वारा जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए किया जाता था। लेकिन यदि संसाधनों के उपयोग के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी होती रहे तो इसे संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। यानी कि संसाधन का हम यूज़ भी कर रहे हैं और संसाधन हम अपने भविष्य के लिए भी रख रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण से अभिप्राय कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मितव्ययता, सक्षमता और ऐसे विवेकपूर्ण ढंग से करें कि उनकी बर्बादी कम से कम हो तथा मानव का अधिकाधिक जो है वो कल्याण होता रहे। यानी कि हम संसाधनों का कुछ इस तरीके से यूज़ करें कि उनकी जो है वेस्टेज कम से कम की जा सके, उनकी बर्बादी कम से कम की जा सके, और जो मनुष्य है उसका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो लंबे समय के लिए।
अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन मोटे तौर पे सारा सार यही है कि संसाधनों को हम इस तरीके से यूज़ करें ताकि उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो हम लोगों के लिए बनी रहे और मनुष्य का जो है अधिकाधिक कल्याण होता रहे। इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक जो कॉन्सेप्ट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पहले भी कर रखा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी यही विचारधारा है कि संसाधनों का उपयोग कुछ इस तरीके से किया जाए कि ना सिर्फ वो आज की ज़रूरतों को पूरा कर सके, बल्कि जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी ये संसाधन जो है अवेलेबल हो पाए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था और संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है ये इसी से मिलता जुलता है। तो संरक्षण का जो ये विचार है ये काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ जो ये संरक्षण का जो विचारधारा ये नहीं बोल रही कि जो है संसाधन उसका उपयोग ही मत करो, बल्कि ये बस इतना बोल रही है कि संसाधनों को अच्छे तरीके से जो है यूज़ करो। जैसे आप बोलेंगे कि आपने किसी को गाली देनी है, लेकिन बोलने का भी एक ढंग होता है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कुछ भी बोल दे। तो वही बात संरक्षण के साथ है। संरक्षण ये नहीं बोल रहा कि किसी को कटु वचन ना बोलो, लेकिन कई बार चीज़ें जो है कहनी भी पड़ती हैं। तो संरक्षण का भी यही नियम है कि संरक्षण जो है वो उस चीज़ का उपयोग करने के लिए जो है विरोध नहीं कर रहा कि भाई संसाधन यूज़ ही मत करो, बल्कि ये बस ये बोल रहा है कि उसको बस अच्छे ढंग से यूज़ करो आप। तो संरक्षण का तात्पर्य मानव संसाधनों के साथ प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार संतुलित करना है कि न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियों को भी उपयोगिता का लाभ मिल सके। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये दोनों की दोनों जो विचारधाराएं, ये दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये मिलते जुलते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो है नीड फॉर कंजर्वेशन और इसके उद्देश्य क्या हैं, यानी कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो अमर्त्य सेन जो है इंडिया के काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट रहे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो उनके अनुसार वो काफ़ी ज़्यादा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और इस तरीके की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि संसाधनों का संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना किसी भी देश का टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। संसाधन हमें पूर्वजों और प्रकृति से मिली हुई वो सारी की सारी संपदाएं हैं जिनका उपयोग हम कर रहे हैं। इनका संरक्षण इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम इन चीज़ों को बचा के रख सकें। तो क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो है वो समस्त मानव जाति की एक धरोहर है, यानी कि एक लेगेसी है जिसको हम यूज़ करते आ रहे हैं। ये संसाधन केवल वर्तमान जनसंख्या के उपभोग के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ये हमको आगे की जो जनरेशन है उनको भी ट्रांसफ़र करने हैं। तो इस वजह से संसाधनों का कंजर्वेशन किया जाना ज़रूरी है। फिर दूसरी बात क्या है कि मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए ज़रूरी है कि जीवन की मूलभूत ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होती रहें। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारी की सारी संसाधनों की वजह से ही पॉसिबल हो पा रही है। तो हम क्या चाहते हैं, हम अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी तो वो चाहेगी कि जो है आज का जितना मेरा जीवन स्तर है इतना तो मेंटेन रह ही रहे, भविष्य में इससे भी जो है मैं ऊपर जाऊं। हर आदमी अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। तो ये प्रोग्रेस कब होगी? जब हम संसाधनों को बचा के रखेंगे। तो इसके लिए जनसंख्या की वृद्धि और संसाधनों के दोहन के बीच एक संतुलन का होना आवश्यक है। मानव जीवन की निरंतरता भी तभी बन पाएगी जब प्राकृतिक संसाधनों का व्यावहारिक उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बात हो रही है कि संसाधनों का या प्राकृतिक संसाधनों का अविचलित दोहन अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। जैसे जब हमने औद्योगिक क्रांति तो आ गई, लेकिन उस टाइम किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि कोयला और पेट्रोलियम का अगर हम इतना उपयोग करेंगे तो ये आगे आने वाले कुछ सालों में जो है प्रकृति को बिल्कुल बदल के ही रख देंगे। पहले कोई क्लाइमेट चेंज के बारे में बात ही नहीं करता था, लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज है ये आज का एक हॉट टॉपिक बना हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर लिया एक सीमित समय में। प्रकृति की एक खास बात होती है, प्रकृति अपना एक संतुलन बनाने का हमेशा प्रयास करती है। अगर किसी भी कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, तो हमारा शरीर भी क्या करता है, पहले उसको कोप अप करने की कोशिश करता है।
अगर वो नहीं हो पाता तो उसके बाद में हमको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, और मेडिसिन भी यही काम करती है। मेडिसिन एग्जैक्टली शरीर को ठीक नहीं करी, लेकिन वो शरीर में एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। तो सेम चीज़ संसाधनों के साथ है, सेम चीज़ प्रकृति के साथ है। प्रकृति अपने एक बैलेंस की स्टेट में हमेशा जाने का प्रयास करती है, लेकिन जब कभी उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए कि वो जो है पूरी की पूरी उसकी साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या करती है प्रकृति अपने अनेक रूप दिखाना शुरू करती है। जैसे पहले बादल फटने की इतनी घटनाएं नहीं होती थी, पहले सुनामी इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, या पहले जो है समुद्र का जल स्तर इतना जो है इतना प्रभाव नहीं दिखा रहा था, या जो है तापमान पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है, ये इस तरीके से अपना असर नहीं दिखा पा रहा था, या पहले रेगिस्तानों में इस एकदम से बारिश नहीं हो पा रही थी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति का जो संतुलन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। तो प्राकृतिक संसाधनों का अविचलित दोहन अनेक प्रकार की समस्याओं को जो है हमारे आगे ला खड़ा करता है। जैसे जनसंख्या की वृद्धि से हमने पेड़ काटने शुरू किए, इससे क्या हुआ, वर्षा की मात्रा में जो है वो कमी आई। जो भूमिगत जल था, क्योंकि भूमिगत जल भी कैसे आएगा, जो पानी जो बारिश होती है उसका रिसाव से ही भूमिगत जल बनता है, तो भूमिगत जल भी नीचे जाने लग गया। इससे क्या होने लग गया, इससे धीरे धीरे मरुस्थलीकरण बढ़ने लग गया। कृषि उपजे जो थी उनकी प्रोडक्टिविटी में जो है वो कमी आने लगी। अतः पर्यावरण संतुलन के लिए ज़रूरी है कि जो है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली, कोयला और खनिज तेल जैसे जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कार्बन को रिलीज़ कर देते हैं। मेन इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो जो हाइड्रोजन और जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएंगे। और कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है दूसरी चीज़ों के साथ में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ें बनाता है, या मीथेन बनाता है। इससे क्या होता है, इससे एनवायरनमेंट जो है वो रिलेटिवली गर्म हो जाता है। तो कोयला और खनिज तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के अति दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा है। इससे जलवायु में परिवर्तन होने लगे हैं, और इस प्रकार जो है इस प्रकार कुप्रभाव की एक श्रृंखला का जन्म हो गया। यानी कि अगर एक प्रॉब्लम आनी शुरू होगी तो उसके कास्केडिंग इफेक्ट आएंगे। एक प्रॉब्लम आई, फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, इस तरीके से ये कुचक्र चलता ही जाएगा। तो बेटर यही है कि प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहे, और मानव इसमें कोई छेड़छाड़ ना करे। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो रिसोर्सेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा असंतुलित है। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली थी कि जो विकसित जो देश होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो ज़्यादा पॉल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो विकासशील देशों में लगाते हैं। और विकासशील देश क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूंजी की रिलेटिवली कमी होती है, तो क्या करते हैं, उन उद्योगों को अपने यहाँ पे लगने देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि गुजरात में एक ऐसी पोर्ट है जहाँ पे जो वर्ल्ड के जो ख़राब हुए जो शिप होते हैं उनको तोड़ने का काम होता है। तो यानी कि पूरे वर्ल्ड का कबाड़ खाना गुजरात में बना हुआ है, और वहाँ पे उनको तोड़ फोड़ के और जो है अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत है उसकी। ठीक है, तो विकसित देश क्या कर रहे हैं, जो भी उनकी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो विकासशील देशों में भेज रहे हैं। और विकासशील देश क्या कर रहे हैं, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, पूंजी नहीं है, मजबूरी है उनको एक्सेप्ट करना। एज ए रिज़ल्ट क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे जो है उनका फ़ायदा तो विकसित देशों को पहुंच रहा है, लेकिन विकासशील देशों का जो एनवायरनमेंट है वो भी ख़राब होता जा रहा है। तो संसाधनों पर असमान अधिकार विश्व में आर्थिक असमानता को जन्म देता है, और संसार के अधिकतर देशों में हमेशा के लिए जो है एक पॉवर्टी जो है हमेशा के लिए पैर पसार लेगी। यानी कि जो अमीर गरीब का जो अंतर है ये घटेगा नहीं, ये समय के साथ बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि अमीर देश भी क्या कर रहे हैं, अमीर देश भी अमीर ही होते जा रहे हैं, और गरीब देश क्या कर रहे हैं, गरीब देश जो हैं उनके जीवन स्तर में भी कोई खास फ़र्क नहीं आ रहा। तो एज ए रिज़ल्ट क्या है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पहले भी था और अब भी है, और भविष्य में हो सकता है ये डिफरेंस और ज़्यादा गहराता चला जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग जो है रिसोर्सेज कौन से, ये हम सारा पहले कर चुके हैं। बस अब ध्यान किसके ऊपर देना, हमें बस इनके संरक्षण के ऊपर ध्यान देना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉइल रिसोर्सेज की। तो मिट्टी ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे और फसलें उगती हैं। इससे हमें भोजन, वस्त्र, जीवन की अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पशु पक्षी भी अपने भोजन के लिए वनस्पति के ऊपर ही निर्भर करते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से जो मिट्टी होती है वो अनेक प्रकार के प्राणियों के जीवन का आधार होती है।
तो जैव मंडल में पाए जाने वाले सभी संसाधनों में मृदा सबसे इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो मृदा है वो एक नवीकरण योग्य संसाधन है, लेकिन फिर भी दो समस्याएं हैं इसकी, जिसकी वजह से जो सॉइल रिसोर्सेज हैं वो जो है उनका जो है ह्रास होता जा रहा है। सबसे पहले मृदा अपरदन की समस्या और दूसरी है मृदा की उर्वरता के ह्रास की समस्या। यानी कि एक तो मृदा अपरदन हो रहा है, दूसरा क्या है, जो मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी है, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी घटती जा रही है। तो अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे तो नेचुरली जो सॉइल है, सॉइल का कंजर्वेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। तो जल तथा वायु के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का उड़ जाना जो है मृदा अपरदन कहलाता है। प्रतिवर्ष मिट्टी का लगभग 2% के आसपास से अधिक जो है उपजाऊ भाग जो है वो खराब हो जाता है। बात यह है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और हर साल जो है काफ़ी ज़्यादा इसी का ह्रास हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, उसका प्रभाव हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ेगा, फसलों की जो है जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि ये हार्डली 1 सेंटीमीटर की जो मृदा, 1 या 2 सेंटीमीटर की मृदा जो उड़ती है, इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और हर साल अगर इसी तरीके से ह्रास होता रहेगा तो क्या होगा, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। एक बार भूमि की ऊपरी परत नष्ट हो जाने पर वहाँ किसी प्रकार की वनस्पति पैदा नहीं की जा सकती। इसी वजह से जो मृदा अपरदन को कृषि की जो है निर्दयी शत्रु या रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है। अगर मृदा अपरदन की समस्या, तो ये समझ लो कि वो जो है वो जगह है वो कृषि के लिए ख़त्म हो चुकी है। कारण बड़े नेचुरल से हैं, आपको पता भी हैं सारे के सारे। इसके लिए कुछ भौतिक और कुछ सांस्कृतिक कारक जिम्मेदार हैं। जैसे बाढ़ आ जाना, तो बाढ़ का जल है वो तटबंधों के बाहर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बहा ले जाता है। ऐसे ही अगर तेज स्पीड में अगर हवा चल रही है तो वो भी मिट्टी को उड़ा ले जाती है। साथ ही अगर खड़ी ढालों के ऊपर अगर जल का बहाव हो रहा है तो वो क्या करेगा, वहाँ पे बहुत सारी नालियाँ बना देगा, गड्ढे बना देगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गली इरोजन बोलते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी जो है वो आप गली इरोजन को देख पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक खेत था, लेकिन क्या हुआ, पानी का बहुत तेज़ बहाव आया और ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको अपने साथ बहा के ले गया। और ये आपको इस तरीके से यहाँ पे पूरी एक काफ़ी बड़ी सी नाली दिखाई दे रही है। इसी को हम गली इरोजन के नाम से जानते हैं। तो मूसलाधार वर्षा से जल प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे मिट्टी की ऊपरी जो परत है वो बहकर नष्ट हो जाती है। इसके अलावा जो शुष्क प्रदेश होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वनस्पति तो होती नहीं, तो जो हवा है वो मिट्टी को अपने साथ उड़ा के लेके जाती है। वनों के अंधाधुंध कटाव की वजह से भी मृदा अपरदन होता है, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो जो है मिट्टी को अपनी जड़ों में बांध के रखते हैं, और अगर पेड़ ख़त्म हो जाएंगे तो जो वो मिट्टी है जो बंधी हुई थी उनकी जड़ों में वो लूज़ हो जाएगी और वो बह के चली जाएगी। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा पशुचारण हो जाता है किसी भी क्षेत्र के ऊपर, तो वो भी मृदा अपरदन की समस्या को जन्म देता है, क्योंकि जो पशुओं के जो खुर होते हैं वो मिट्टी की ऊपरी परत को लूज़ कर देते हैं। तो या तो तेज़ बहता हुआ पानी या हवा उसको जो है उसका अपरदन करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो स्थानांतरी कृषि होती है या झूमिंग कृषि होती है, स्थानांतरी कृषि और झूमिंग कृषि जो है कहाँ पे की जाती है? स्थानांतरित जो कृषि होती है ये जो है खेती की जो पुरानी टेक्निक होती थी, और इसमें क्या किया जाता था, पहले पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, तो क्या करते थे कि जंगल का कोई भी एरिया साफ़ करके वहाँ पे कुछ टाइम के लिए खेत बना लेते थे, वहाँ पे खेती कर लेते थे। जैसे जैसे उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती चली जाती, वो उस खेत को छोड़ देते और फिर किसी दूसरी जगह पे जाके उसको साफ़ करते और वहाँ पे रहने लगते। तो ये जो कृषि है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में की जाती है, जो आपके उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहाँ पे की जाती है। और ये इसी वजह से की जाती थी क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे वन संपदा बहुत ज़्यादा जो है होती थी, और ज़्यादातर ट्राइब्स लोग इसको किया करते थे। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो स्थानांतरित कृषि के करने से क्या होगा, क्योंकि उन्होंने लैंड का काफ़ी बड़ा एरिया या फॉरेस्ट का काफ़ी बड़ा एरिया साफ़ कर दिया, इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने वन का काफ़ी बड़ा एरिया जो है साफ़ कर दिया, और इस वजह से क्या हुआ कि वो जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो ढीली होगी
और वो फिर कुछ टाइम के बाद में उसको छोड़ के चले जाते हैं, कुछ सालों के बाद में। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, अगर वहाँ पे बारिश होगी या वहाँ पे तेज़ पवनें चलेंगी तो वो जो है मिट्टी बह के चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और इस तरीके से मृदा अपरदन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कृषि की अवैज्ञानिक ढंग से खेती करना भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। अगर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ना की जाए तो भी मृदा अपरदन होगा। अगर फसलों को बार बार रोटेट करके ना बोया जाए तो भी मृदा अपरदन होने की संभावना होती है। यानी कि सपोज़ करो कि आपकी हर साल 2 ही फसलें हैं, गेहूँ चावल, तो क्या होती है, जो मिट्टी होती है वो भी थक जाती है। ठीक है, तो इस वजह से फसलों का जो है पुनर्चक्रण करना ज़रूरी है। फसलों को जो है बदल बदल के बोना किसी खेत के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मृदा की उर्वरता के ह्रास की समस्या किस तरीके से होती है। तो विश्व में विशाल जनसंख्या के भरण पोषण हेतु फसलों के लिए मिट्टी का जो है लगातार उपयोग होता आ रहा है, और इस वजह से मिट्टी का जो नेचुरल जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। इसके अलावा कृषि की जो दोषपूर्ण पद्धति है उसकी वजह से भी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो भी घटती जा रही है। तो तरीके क्या हैं मृदा अपरदन को रोकने के? अगर इसकी प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया जाए तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो सबसे पहले बात क्या है मृदा अपरदन को रोकने की? वृक्षारोपण किया जाए। वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा जो है लगाए जाएं, ताकि जो है जिन क्षेत्रों में वनों का अभाव है वहाँ पे वर्षा के जल से मिट्टी के कटाव की समस्या जो है वो ख़त्म करी जा सके। जहाँ पे वन होते हैं वहाँ पे मिट्टी के कटाव की समस्या ख़त्म हो जाती है। तो ये वही बात होगी कि जो वनों की जो जड़ें होती हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, इस वजह से मृदा अपरदन रुक जाता है। दूसरी बात है बांध बनाना। जो आपकी नदियां हैं, जो आपकी नहरें हैं, अगर इसके ऊपर बांध बना दिया जाए, नदियों की बाढ़ का प्रकोप कम करने के लिए बांधों का बनाया जाना ज़रूरी है। इससे जो है पानी का बहाव जो है वो नियंत्रित होता है और मृदा जो है वो संरक्षित रहती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पशुचारण पर जो नियंत्रण है अगर उसको किया जाए। पशुचारण ज़रूरी है, लेकिन उसको एकदम से खुला छोड़ देना तो वो ठीक नहीं है। जैसे हमने बात करी थी जो कमर्शियल जो रियरिंग जो हो रही थी, जो आपके पशु पाले जा रहे थे, तो मैंने बताया था कि बहुत सारी जो है वो बाड़े बना लिए जाते हैं बहुत बड़े एरिया में। तो किसी स्पेसिफिक पहले बाड़े को खोला जाएगा, फिर दूसरे को खोला जाएगा, फिर तीसरे को खोला जाएगा। ताकि ये क्यों हो रहा है ऐसा? ताकि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है एकदम से पशुओं के अंडर ना आ जाए और जो है वो कहाँ उसके ऊपर अपरदन ना कर दें। तो पहले एक बाड़े की जो है वो घास चराई जाती है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। इससे क्या होगा कि जब तक वो 5-6 बेड़े जो है वो ख़त्म होंगे, पशु खा लेंगे, तो तब तक पहले और दूसरे की जो है वो घास दोबारा से उगना शुरू हो जाती है। तो पशुचारण के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट बात है पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं पंक्तिबद्ध पौधारोपण, इसको हम शेल्टर बेल्ट भी बोलते हैं। ये आपने देखा भी होगा खेतों के जो है किसी एक साइड में या चारों तरफ जो है वो पेड़ लगा दिए जाते हैं, जो उनकी मेड़ें होती हैं। और क्यों किया जाता है ये ऐसा? ताकि जो है तेज़ गति से जो बहती हुई पवन है वो मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ना लेके जाए, ताकि जो हवा की जो स्पीड है उसको कम किया जा सके। तो ये होता है। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, अगर हम कृषि प्रणाली में सुधार कर लेते हैं तो सबसे पहले इसके लिए कई सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात है टेरेस्ड फार्म की। तो सीढ़ीदार खेत, यानी कि पहाड़ी इलाकों में अगर सीढ़ीदार खेत बना के अगर वहाँ पे खेती की जाए तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। स्क्रीन के ऊपर सीढ़ीदार खेत देख पा रहे हैं। तो पर्वतीय इलाकों में जो खेती की जाती है वो कुछ इसी तरीके से की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉन्टूर प्लोइंग की, यानी कि समोच्च रेखीय जुताई की। तो क्या समोच्च रेखाएं क्या हैं? समान ऊंचाई वाले इलाकों को मिलाती हुई रेखाओं को समोच्च रेखा बोला जाता है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर खेती करी जाए, खेत जोता जाए, तो क्या होगा, ढलानों पर जल का वेग कम करने के लिए जनरली समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी समोच्च रेखीय जुताई को देख पा रहे हैं।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फसलों को बार बार बदल बदल के बोना, यानी कि क्रॉप रोटेशन। इसकी हमने पहले भी बात कर ली। दूसरी बात गली फिलिंग, तो मैंने आपको गली इरोजन दिखाया था। अगर उन गलीज को दोबारा से फिल कर दिया जाए तो वहाँ पे जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसके अलावा हम खेतों की मेड़बंदी कर सकते हैं और खेतों को जो है चारों तरफ से मेड़ बना के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि को हवा की दिशा के समकोण पर जोता जाना चाहिए, ताकि इससे क्या हो, जो हवा के साथ उड़ के जो रेत जाए ताकि वो हमारे खेत में ही रह जाए। तो इस वजह से हवा के समांतर खेत नहीं बोने चाहिए, बल्कि हवा के जो है परपेंडिकुलर जो है जुताई करी जानी चाहिए। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए और क्या किया जा सकता है? मिट्टी में जल का अधिक प्रवाह, जलाक्रांति, या जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं वाटर लॉगिंग हो रखी है, ये आपने इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर कभी बिघोवा की साइड में देखोगे या इमलोटा की साइड में आओगे तो वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है इस एरिया में। तो ये जो समस्या है ये भी मिट्टी की उर्वरता को जो है वो ख़त्म कर देती है। इससे उपजाऊ तत्वों का जो निक्षालन है वो नीचे की तरफ हो जाता है और जल प्रवाह जो है वो अनियंत्रित हो जाता है, और इस वजह से जो है पानी खेतों में काफ़ी टाइम के लिए खड़ा रहता है। इसके अलावा जो कुछ जो ग्रीन मैन्योर हैं वो बोए जाने चाहिए, जैसे अल्फाफा जो घास होती है वो। इसके अलावा जो ढेंचा यहाँ पे बोया जाता है वो, तो वो क्यों किया जाता है? ताकि जो ग्रीन मैन्योर जो हैं वो खेत को मिल सकें। वो जानबूझ के बोई जाती हैं वो फसलें, उनका कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है ये। इसके अलावा अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा लवण है तो उस टाइम में वहाँ पे जौ, कपास और मक्का की खेती करनी चाहिए, ताकि लवणता को ख़त्म किया जा सके। मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो उसके लिए हमको काफ़ी ज़्यादा उसमें दालें बोई जानी चाहिए। जो दाल होती हैं ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। और आपको पता ही है कि मिट्टी के 3 उपयोगी तत्व होते हैं, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटाशियम। यस। तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन जो है पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हम जो है अगर हम इस तरीके की फसलें बोएंगे तो नेचुरली नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा सिंचाई को बड़े ध्यान से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहर से अगर पानी मिल रहा है तो उस पूरे के पूरे खेत में उसको खोल दें। अति सिंचाई भी जो है वो फसल की जो मिट्टी की जो उर्वरता है उसको ख़त्म करती है। तो जीवन के लिए वायु के बाद सबसे पहला जो स्थान है ये पानी का आता है, और आपको पता ही पानी हर जीवित चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। घरेलू कामों को लेके या खेती को लेके या उद्योग धंधों को लेके, ऊर्जा उत्पादन को लेके, सारी की सारी चीज़ों में जल का उपयोग किया जाता है। जल हमें बारिश, बर्फ़ और भूमि के नीचे से प्राप्त होता है। जल वैसे तो एक चक्रीय संसाधन, यानी कि उसको हम बार बार ट्रीट करके उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उपचारण की जो तकनीक होती है वो काफ़ी महंगी होती है और हर जगह उपलब्ध भी नहीं होती। मोटे तौर पे देखें तो लगभग अर्थ का 71% जो एरिया है वो पानी है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है, तो हम उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो जल संरक्षण को जो है रोकने के बहुत सारे तकनीकें हैं। सबसे पहले तो हम घर से शुरुआत कर सकते हैं कि जो पानी की जो वेस्टेज होती है, जैसे बार बार फ्लश हम यूज़ करें तो उसकी जगह हम जो है एक डिब्बे का यूज़ कर सकते हैं ताकि उसमें पानी डाला जा सके। इसके अलावा हम ब्रश करते हैं तो उस टाइम पे पानी जो है वेस्ट ना जाए, तो घर से हम शुरुआत कर सकते हैं जल संरक्षण की। इसी तरीके से जो आपकी सब्जियां धो के जो पानी यूज़ होता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी किचन गार्डनिंग के काम आ सकता है, आपके जो यातायात के जो साधन हैं उनको धोने के काम आ सकता है। तो हम इस तरीके से पानी का यूज़ कर सकते हैं। जल का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो सिंचाई के काम आता है। अगर सिंचाई तंत्र में जल का उपयोग प्रबंधन किया जा सके तो हम काफ़ी मात्रा में जल को बचा सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो अब मैंने पहले ही बता दिया कि नहरों द्वारा जो अति सिंचाई है उससे बचा जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में नीचे चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता ख़त्म होती है और साथ साथ में हम वाटर को भी कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा नदियों का जो कैचमेंट एरिया होता है, जो उसका अपवाह क्षेत्र होता है, उसमें छोटे छोटे बांध बनाए जाने चाहिए, ताकि क्या है कि पानी व्यर्थ ना जाने पाए और जब ज़रूरत हो तब पानी का उपयोग किया जा सके।
जो नदी, जो रिवर बेसिन है उसको कनेक्ट कर देना चाहिए, ताकि किसी सारा का सारा एरिया एक जैसा नहीं होता, किसी एरिया में बाढ़ आती है और किसी एरिया में सूखा पड़ता है, ताकि इन दोनों जगह पे पानी की अवेलेबिलिटी बनी रह सके। जो ज़्यादा बारिश वाले एरिया वहाँ पे बाढ़ को रोका जा सके, और जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे पानी की पूर्ति की जा सके। इसके अलावा नहरें जो हैं, काफ़ी सारी नहरें कच्ची होती हैं, इस वजह से जो पानी है, पानी का रिसाव होता रहता है, तो उन नहरों को पक्का किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो ड्राई लैंड फार्मिंग, जो शुष्क एरिया होता है वहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन आ जाता है, यानी कि बौछारी सिंचाई आ जाती है आपकी। इसके अलावा जो ड्रिप इरिगेशन है वो भी आ जाती है आपकी। तो एक बार इनको हम देख लेते हैं। उतना जितना पानी नहर की सिंचाई में लगता है, इतना पानी जो है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन में नहीं लगता है। तो जो शुष्क और अर्ध शुष्क जो इलाके हैं, तो वहाँ पे सिंचाई इस तरीके से की जाती है। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन को भी किया जाना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि पौधों की जो जड़ें हैं वहाँ पे जो है सीधा पानी पहुँच जाता है। ये तो इस वजह से क्या है, पानी की वेस्टेज नहीं होती है, और ये जो तकनीक है ये अर्ध शुष्क इलाकों में की जाती है। इसके अलावा औद्योगिकरण और नगरीकरण से होने वाले जल प्रदूषण को हमें नियंत्रित करना चाहिए। उद्योगों में अधिकांश जो जल है वो जो है वो ठंडा, चीज़ों को ठंडा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो हम उसका बार बार उपयोग कर सकते हैं अगर हम उसको ट्रीट करके यूज़ करेंगे तो। इसके अलावा जो है कई जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी कि जो आपकी जो छतें होती हैं, छतों के ऊपर जो बारिश का पानी गिरता है उसको पहले तो छतों को बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं ताकि पानी गंदा ना रहे, और जो भी छत के ऊपर पानी गिरता है उसको एक नाली के द्वारा अंडरग्राउंड एक स्टोरेज में उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, और इसको लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। चेन्नई में जो है काफ़ी ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग किया जा रहा है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करके भी हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एयर रिसोर्सेज की। कंजर्वेशन ऑफ एयर रिसोर्सेज, तो यहाँ पे हवा को बचाने को लेके संरक्षण नहीं है, बल्कि हवा में प्रदूषण, हवा को प्रदूषण से बचाने के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वायु वैसे तो एक असमाप्य संसाधन है। ऊर्जा के संसाधन के रूप में वायु का उपयोग अनुकूल दिशाओं और उपयोग उचित तकनीक होने पर कहीं भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे संरक्षण से अभिप्राय जो है उसकी वेस्टेज से नहीं है, बल्कि वायु की शुद्धता और उसकी गुणवत्ता के संरक्षण से। तो यानी कि प्रदूषण को रोका जाना चाहिए। तो शुद्ध वायु ग्रहण करके मानव जो है वो नेचुरली स्वस्थ रहता है, लेकिन अधिकांश अशुद्धियों के लिए मानव खुद जिम्मेदार है। तो इसके वजह से हवा में काफ़ी सारे तो कणीय तत्व पाए जाते हैं, और कई सारे जो केमिकल्स हैं उसके तत्व भी हवा में पाए जाते हैं। तो कारण क्या है जो एयर पोल्यूशन के, तो सबसे पहले तो आ गया आपका ज्वालामुखी राख हो गया, समुद्री लहरों से उड़ता हुआ नमक, धूल कण, जंगली आग से उठने वाला धुआं। इसके अलावा बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, ये भी प्रदूषण को फैलाते हैं। अगर मानव जनित प्रदूषकों की बात करी जाए तो वो एंडलेस हैं, ख़त्म ही नहीं होंगे। तो कोयला, खनिज तेल और लकड़ी जैसे जीवाश्मी ईंधन का जलना, परमाणु विस्फोट होना, रासायनिक प्रक्रियाएं होना, खनन होना, अयस्कों को गलाना, साफ़ करना, खेतों में कीटनाशकों को और रासायनिक उर्वरकों को यूज़ करना, तो ये सारे के सारे जो कारक हैं ये एयर पोल्यूशन को जन्म देते हैं। तो इसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं? सबसे पहले जो है जो फोटोकेमिकल स्मोग है, फोटोकेमिकल स्मोग क्या होता है, एक इसको हम लॉस एंजलिस स्मोग भी बोलते हैं। तो ये कब पैदा होती है? जब सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो रिएक्ट करती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड में, और अगर हम जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड भेजेंगे तो उतना ही ज़्यादा वो रिएक्ट करती चली जाएंगी। तो स्मोग क्या होता है, ये जनरली बड़े शहरों में देखने को मिलता है। स्मोग जिसको आप धूम कोहरा बोल सकते हो, यानी कि तो आपने क्योंकि हम दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपने भी महसूस किया होगा सर्दियों के आसपास कि जो है एक अजीब सा धुआं सा छा जाता है। वो धुंध भी नहीं होती और वो कोहरा भी नहीं होता, लेकिन एक अजीब सा होता है, और हम सांस लेते तो हमको काफ़ी तकलीफ़ होती है, आंखें भी जलने लगती हैं। तो इस तरीके की जो स्मोग है इसको रोका जा सकता है अगर हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करें या सीएनजी का उपयोग करें। तो
इस वजह से जो है इस स्मोग को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कम सल्फ़र वाले ईंधन का उपयोग करेंगे तो भी जो है एयर पोल्यूशन को रोका जा सकता है। इसके अलावा जो MNCs हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि विकासशील देशों में काफ़ी ज़्यादा जो प्रदूषित जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको लगाया जाता है ताकि इनका एनवायरनमेंट ख़राब हो जाए, तो इसको रोका जाना चाहिए। 1984 में हमारे यहाँ पे एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो है गैस का रिसाव हो गया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो अपने यहाँ पे इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ को लगाने से रोकना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो काफ़ी लाउड स्पीकर होते हैं, पटाखे वगैरह होते हैं, इनको रोका जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट रिसोर्स की। तो आपको पता है कि मानव ने बहुत ज़्यादा उपयोग करना शुरू किया है फॉरेस्ट का, और फॉरेस्ट क्या करते हैं, एक इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो है बहुत सारी जो है चेन को जोड़ के रखते हैं, बहुत सारी चेन्स को जोड़ के रखते हैं फॉरेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि पूरा एक प्राकृतिक संतुलन को बना के रखते हैं। तो वनों की जो लकड़ी है, अगर हम उसके पूरक संसाधनों को खोज लें तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो सकता है। जहाँ से हम पेड़ काटे, अगर वहीं पे फिर दोबारा से उसी प्रजाति का अगर पेड़ लगा दें, क्योंकि वनस्पति है एक फिक्स जगह की, एक फिक्स वनस्पति होती है। ये नहीं होता कि एक वनस्पति कहीं पे भी पैदा करी जा सके। तो जहाँ से हम जिस प्रजाति का पेड़ काट रहे हैं, हमको वहाँ पे उसी का रोपण कर देना चाहिए। जो अपरिपक्व वृक्ष होते हैं उनकी कटाई को रोका जाना, यानी कि जो पूरे अच्छे से बड़े हुए पेड़ नहीं हैं उनको काटा नहीं जाना चाहिए, छोटे पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए। लोगों को थोड़ा जागरूक करना चाहिए कि भाई पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री को जो है वो बढ़ाना चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर बेनिफिट्स ऑफ लोकल्स, यानी कि जो लोकल आमजन है उसके लिए मैनेजमेंट को किया जाना फॉरेस्ट के द्वारा। तो इसके 3 लक्ष्य होते हैं मेनली, एक तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, और तीसरा जो खाली पड़ी हुई जगह है उसके ऊपर वनों को दोबारा से लगाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सोशल फॉरेस्ट्री में आ जाती हैं। 3 चीज़ें मैंने इसमें बताई आपको, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, और साथ साथ में जो खाली पड़ी हुई जो ज़मीन होती है गाँव की, शहरों की, वहाँ पे पौधों को लगाना। तो ये सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आ जाती है। इससे रूरल, सोशल और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट तीनों की तीनों चीज़ें होती हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं फार्म फॉरेस्ट्री की। तो फार्म फॉरेस्ट्री क्या होती है कि किसी खेत के ऊपर जो है पेड़ों को लगाना, यानी कि जैसे हम फसल बो रहे हैं तो अगर हम उसी तरीके से अगर बीच बीच में एक जो है पंक्ति अगर हम पेड़ों की लगा देंगे तो उसको हम फार्म फॉरेस्ट्री बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक तो हमको ट्रीज़ मिल जाते हैं, दूसरा इसके और भी कई फ़ायदे होते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर का जो है उसका जो कंजर्वेशन हो सकता है, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। इसके अलावा जो पोल्यूशन और जो फैलाने वाली जो चीज़ें हैं, जो लवण हैं, उनको रोका जा सकता है अगर हम फार्म फॉरेस्ट्री करेंगे तो। इसी वजह से जो है यमुनानगर की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको ढेर सारे पॉपुलर के ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, या तो खेतों की मेड़ों के ऊपर या खेतों के बीच बीच में आपको बहुत सारे पॉपुलर के ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे क्या हो रहा है, किसान की एडिशनल एक तो कमाई हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा जो उसका जो लैंड है उसका वो भी प्रोटेक्ट हो रहा है। तो एक बार फार्म फॉरेस्ट्री की एक आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी फार्म फॉरेस्ट्री को देख पा रहे होंगे। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर फार्म फॉरेस्ट्री को देख पा रहे हैं। तो पेड़ एक पंक्ति में लगा रखे हैं और बीच में जो है वो फसलें उगा रखी हैं। तो ये तरीका काफ़ी कारगर है। तो इससे हम एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं और अपने जो खेत होता है उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा वन संसाधनों का समुचित उपयोग होना चाहिए। पेड़ को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके पेड़ के हर भाग को यूज़ किया जाना चाहिए।
इसके अलावा कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कुछ दवाओं का छिड़काव भी ज़रूरी है। बीमार पेड़ों को काट लेना चाहिए क्योंकि वो दूसरे जो स्वस्थ पेड़ होते हैं उनकी ग्रोथ को भी नहीं होने देते। इसके अलावा जंगलों में आग बहुत ज़्यादा लगती है, तो आग से जो है वनों का बचाव होना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि यूएसए में, कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगी हुई है। कई बार आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई है। तो इस वजह से जो वन संपदा है काफ़ी सारी वेस्ट हो जाती है। तो वन संसाधनों में आपकी वन्य जीव संसाधन आ जाते हैं। तो ये जो वन्य प्राणी होते हैं ये भी इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने का काम करते हैं। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि फूड चेन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई किसी चीज़ को खाता है, कोई किसी चीज़ को खाता, मतलब लाइक हिरन घास को खा रहा है, शेर हिरन को खा रहा है, तो एक चेन सी बनी हुई है ये। तो अगर एक भी चीज़ अगर बीच में डिस्टर्ब होती है तो पूरा का पूरा जो इकोलॉजिकल जो साइकिल है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए इंडिया में जो है नेशनल पार्क बनाए गए हैं, नेशनल सेंचुरीज़ बनाई गई हैं, ताकि जो वन्य प्राणी हैं उनका संरक्षण हो सके। जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे जो जानवर हैं उनका जो आखेट है वो बंधित कर रखा है। जैसे भारत में बाघ, शेर, चीता, हिरण, सांभर, चीतल, जो गधा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और जो मोर है, इनका शिकार अवैध अगर किया गया तो कानूनी तौर पे कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो पशु होते हैं उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का उपयोग तस्करी में किया जाता है, सींगों का उपयोग, दांतों का उपयोग, तो वो भी रोका जाना चाहिए। इसके अलावा जो कई जो जंगली जीव हैं उनका जो हैबिटेट है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है, और ये जो जंगली जीव हैं ये विलुप्त होने की अवस्था में अब पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से इनका भी बचाव ज़रूरी है। तो इसी तरीके से इंडिया में बहुत सारी परियोजनाएं चला रखी हैं, जैसे शेर, घड़ियाल, कछुए, बाघ, हाथी जानवरों के संरक्षण के लिए बहुत सारी परियोजनाएं इंडिया में चला रखी हैं। फिशरीज़ के बारे में, तो यानी कि मत्स्य संसाधनों का बचाव करना। तो क्योंकि काफ़ी सारे देशों की जो फूड बास्केट होती है उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं फिशरीज़। फ़िश काफ़ी बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो इसके संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? पहली बात तो ये कि इनके अंधाधुंध उपयोग के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। ओवर फिशिंग, हम लोग क्या करते हैं अपने फ़ायदे के लिए जितनी मछली की ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा उसका जो है ओवर फिशिंग कर लेते हैं। मछली तो एक बार पानी से बाहर आने के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो क्या करते हैं मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए ओवर फिशिंग करता है, तो ओवर फिशिंग को रोकना चाहिए। इसके अलावा जो अपरिपक्व जो मछलियाँ होती हैं उनको नहीं पकड़ा जाना चाहिए, जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनको नहीं पकड़ना चाहिए। इसके अलावा मछलियों के प्रजनन की कुछ कृत्रिम व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो सके। जो एस्चुरीज़ होते हैं, जो आपकी ज्वार नदमुख होते हैं, जहाँ पे नदियाँ किसी समुद्र में गिरती है लेकिन डेल्टा नहीं बनाते, तो वो एरिया इंडिया में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं वो एस्चुरीज़ बनाती हैं। तो एस्चुरीज़ में स्पेशली जो है आपके केमिकल्स होते हैं या औद्योगिक मलबा है, इनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे अंडे देने के लिए आती हैं। तो यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। निर्धारित मात्रा से अधिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए, और जो मछलियों की लुप्त हो रही प्रजाति है उसका संवर्धन किया जाना चाहिए, उसको बचाया जाना चाहिए। इंडिया में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है, ये गोवा में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। तो इन्होंने जो है इंडिया में मत्स्य संवर्धन के लिए काफ़ी ज़्यादा शोध किए और काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ दी हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। तो ये पिछला चैप्टर हमने किया ही है सारा का सारा मिनरल्स के बारे में। तो कुछ मिनरल्स ऐसे हैं कि जिनका जो है बार बार उपयोग किया जा सकता है, जैसे लोहा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे लो अयस्क नहीं पाया जाता, लेकिन जापान ने फिर भी अपने लो अयस्क का उद्योग चला रखा है। कैसे चला रखा है? पूरे वर्ल्ड से जो गला सड़ा जो कबाड़ होता है, लोहे का जो कबाड़ होता है, वो सारा का सारा जापान जाता है और जापान उसको गला के फिर दोबारा से अपने लो अयस्क बना रहा है। तो इस तरीके का काम जो है जापान कर रहा है।
तो संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं? तो पहली बात तो ये कि हमारी टेक्निक इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि जो छोटी से छोटी मात्रा है जो अयस्क की है, ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। इसके अलावा जो है बार बार जो हम संसाधनों जो आपके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा धातुओं को उनके प्राकृतिक क्षरण की प्रक्रिया से सुरक्षा होने पर भी इनका संरक्षण हो सकता है। जैसे धातु से बनी वस्तुओं पर अगर हम पेंट कर दे, ग्रीस लगा दे, तो उसका जो जंग वगैरह वो लगेगा नहीं और वो वस्तुएं ख़राब नहीं होंगी। तो इन्हीं मिनरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं आपके कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला का कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं? तो जितना हम कम से कम कोयला यूज़ करेंगे उतना ही कोयले का संरक्षण होता चला जाएगा। तो कोयले के खनन की प्रक्रिया जो है वो आधुनिक होनी चाहिए। जो कोयले की जो खाने हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होते रहते हैं, पानी भरता रहता है, गैसें भरती रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो काम करने वाले हैं उनकी जान चली जाती है। तो वैज्ञानिक रूप से जो है कोयले का खनन होना चाहिए ताकि लोगों की जान भी बचाई जा सके। उद्योगों का हम जो है विद्युतीकरण कर सकते हैं। जैसे पहले बहुत सारे जो रेल इंजन होते तो उसमें कोयला का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इंडिया में ही इतनी सारी जो ट्रेन है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। इसके अलावा जो जो आपके रसोई हैं, रसोई घर में भी जो ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं जैसे बिजली हो गया, गोबर गैस हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इसका उपयोग किया जा सकता है। तेल को हम किस तरीके से बचा सकते हैं? खनिज तेल का संरक्षण। तो क्या है कि जो खनिज तेल की हर एक बूंद है उसका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। खनिज तेल से उत्पन्न ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए और तेल के जो दूसरे विकल्प हैं वो खोजे जाने चाहिए, क्योंकि अभी हाई टाइम है। इसी वजह से आजकल क्या है, सौर ऊर्जा के ऊपर, पवन ऊर्जा के ऊपर, भूतापीय ऊर्जा के ऊपर, ज्वारीय ऊर्जा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो ऊर्जा के जो समाप्य संसाधन हैं उनके हम कुछ अल्टरनेट ढूंढ पाएँ और हमारे जो विकास की गति है वो इसी तरीके से चलती रहे। तो तेल खनन की जो विकसित तकनीक हैं वो विकसित की जानी चाहिए ताकि जो वेस्टेज होती है वो रोकी जा सके। मशीनों का अच्छे से रख रखाव हो ताकि जो है आपके जो खनिज तेल है उसको रोका जा सके। तेल के कुओं में आग लग जाती है तो इसके अलावा पाइपलाइंस हैं उनमें टूट फूट हो जाती है, रिसाव हो जाती है, तो इनके ऊपर अच्छे तरीके से काबू पा लेना चाहिए। इसके अलावा तेल के स्थान पर ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों की तलाश और उपयोग करना ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी बात करी सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की, इस तरीके से। इसके अलावा आजकल जो है आपके जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे पेट्रोल के स्थान पे आजकल सीएनजी का चलन है, तो सीएनजी से बसेस वगैरह चल रही हैं। तो ये भी क्या कर रही हैं, एक तो पोल्यूशन को कम कर रही हैं, दूसरा क्या है हम जो है नेचुरल जो मिनरल रिसोर्स है, जो मिनरल ऑयल है, उसका हम एक अल्टरनेट ढूंढ पा रहे हैं। तो बाकी सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई दी और किस तरीके से हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। जो चीज़ हमको ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो रही है तो हमको कोशिश करनी चाहिए उस संसाधन का ज़्यादा उपयोग करने की, उस मेटल का ज़्यादा उपयोग करने की, उस धातु का ज़्यादा उपयोग करने की। तो और जो धातु से बनी हुई चीज़ें अगर हम उसको पेंट कर देंगे या और दूसरी चीज़ें लगा देंगे तो वो सारा का सारा उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा का सारा चैप्टर था भाई आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। थैंक यू।